Hello students, welcome back to class. So, abhi we are going to start pharmaceutical organic compounds. Very good afternoon. ओके अभी किसी को कुछ भी डाउट रहेगा वो हम आफ्टर क्लास एज यूजुअल सॉल्व करेंगे. अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं. सी ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, ठीक है. तो अभी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है. बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, बट ध्यान थोड़ा ज्यादा लगेगा. So, let's begin pharmaceutical organic compounds. So, question number 1. तो बहुत simple question है. Identify the amido functional group from the following. Amido यानी हमें amide functional group ढूंढना है, ठीक है. यहाँ पे हमने जो जो functional groups दिए हुए हैं इनमें से कौन सा amido functional group है आपको वो find out करना है. तो सबसे पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, CONH2. ऐसा दिखता है, देखिए कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O और ऐसे करके अटैच होता है उससे NH2. इसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप या अमीडो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है. और आपने देखा होगा COOH, इसको बोलते हैं, ये होता है कार्बोक्सिलिक, है ना. CHO एल्डिहाइड है, NH2 अमीन है खाली. अमीडो यानी कि जिसमें आपका कीटोन अटैच हो अमीन के साथ में, उसको हम अमीडो ग्रुप बोलेंगे, ठीक है. इसलिए ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, अमीडो फंक्शनल ग्रुप. नाउ सेकंड, CHO इस तरह का ये जो ग्रुप है ये क्या होता है. इसका करेक्ट आंसर है एन एल्डिहाइड ग्रुप. ए ऑप्शन करेक्ट है. देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ लगा रहता है H हाइड्रोजन. तो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप यानी CO ग्रुप के साथ में इस तरह से एक तरफ हाइड्रोजन लगा रहा है, दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक. कीटोन ग्रुप ऐसा होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O और इधर भी कोई ग्रुप लगा होगा और इधर भी कोई ग्रुप लगा होगा. इधर कुछ भी हो सकता है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कोई बेंजीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. खाली ये जो बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसको कीटोन बोलते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बोला ये ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और ये OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. और अल्कोहल ग्रुप होता है सिंपल OH, ऐसा, इसको कहते हैं अल्कोहल ग्रुप, ठीक है. तो इन सब में से करेक्ट ऑप्शन है ए एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ये CHO है ये वाला, ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2O. अब ये देखिए ये इस तरह का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इसका ऑप्शन है करेक्ट बी एलाइल ऑक्सी ग्रुप. देखिए ऐसा होता है, ऐसे ऑक्सीजन कार्बन उस पे से 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, वहां पे उस चीज को CH2 करके लिख दिया, मैंने उसको थोड़ा खुल के बना दिया. इधर ये CH देन डबल बॉन्ड C और 2 हाइड्रोजन, ठीक. तो जब भी कभी आपके पास में ऐसे किसी ग्रुप के, सपोज यहाँ पे ग्रुप कोई भी हो सकता है, मैं R मान रही हूँ उस ग्रुप को, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है. ये हो सकता है कि ये बेंजीन हो, ऐसा भी पॉसिबल है. हो सकता है ये CH3 हो या कोई और लंबी चेन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है. बट अभी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा मेन है ये वाला ग्रुप. जब आपके साथ में से ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन हो, ठीक है, पहला नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन और ये तीसरे नंबर का कार्बन, जब इस तरह से कुछ आपको ग्रुप दिखे कि ऑक्सीजन के साथ में ऐसे 3 कार्बन अटैच्ड हैं, जिसमें सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है,
जैसे यहाँ पे है दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एलाइल, और ऑक्सीजन से लगा है क्योंकि वो ग्रुप, तो इसलिए एलाइल ऑक्सी। ठीक है, कभी भी कार्बन दूसरे तीसरे कार्बन के बीच ऐसे डबल बॉन्ड आए और फर्स्ट कार्बन से लगाओ वो दूसरा कार्बन, सेकंड थर्ड के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, और वो ग्रुप अटैच्ड है फर्दर ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन की वजह से उसका नाम पड़ गया ऑक्सी, और ये जो ग्रुप है ये है एलाइल, इसलिए इसका नाम होता है एलाइल ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एलाइल ऑक्सी ग्रुप। तो एक तरीका बताती हूँ, और यहाँ के ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका क्या है, आपको और कहीं पे भी ऑक्सी वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ खाली एलाइल है, आइसोप्रोपाइल है, एसेटाइल है, इनमें से कहीं भी ऑक्सी वर्ड नहीं देखने को मिला। तो एक तो ये ट्रिक हो गया एलाइल ऑक्सी, और बाकी आपको पता भी होना चाहिए कि ये ग्रुप क्या कहलाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। पिरिडीन का बेसिसिटी ज्यादा होता है एनिलीन के कंपैरिजन में, या एनिलीन ज्यादा बेसिक होता है पिरिडीन के कंपैरिजन में, या फिर दोनों इक्वली बेसिक है? तो ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन है ए, पिरिडीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अब वो कैसे, वो आपको समझना है। सी, पिरिडीन का उसको आपको लिए स्ट्रक्चर पता होना इंपॉर्टेंट है। पिरिडीन का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ऐसे बेंजीन बनानी है और एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा देना है रिंग के अंदर, बस इसको बोलते हैं हम पिरिडीन। ठीक है, और एनिलीन कैसा दिखता है, एनिलीन में बेंजीन रिंग होती है और उसी के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होता है, किसी भी एक कार्बन पे NH2 ग्रुप। हाँ, मैंने एक चीज बताती हूँ आपको, ये जितने भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये इस तरह के ग्रुप्स होते हैं ना, इन सबके पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे। इसके लिए कलर डिफरेंट चूज कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ऐसे करके उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लोन पेयर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दो है, पेयर है इसके लिए। ठीक है, एक होता तो वो तो एक ही हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। दो इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं तो उसको हम लोन पेयर के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही इस नाइट्रोजन के पास में भी होंगे। ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज है एक तरीके का, जो किसी भी कहीं पे भी उसको पॉजिटिव चार्ज अगर दिखेगा तो वहां से ये रिएक्शन कर सकता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिएक्शन कर सकता है। ठीक, अभी क्या है, ये पूछ रहा है इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है, पिरिडीन ज्यादा बेसिक है एनिलीन से, या एनिलीन ज्यादा बेसिक है पिरिडीन से। हमने बोला पिरिडीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। रीजन क्या है, देखिए पिरिडीन के केस में क्या है ना, आप आराम से इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन करा सकते हैं किसी भी उसके साथ में। सपोज कि ग्रुप आया, मान लीजिए मैं ये देती हूँ C डबल बॉन्ड O, ऐसा मेरे पास में ये कोई ग्रुप है। ठीक है, अटैच। अभी ये जो कार्बन है, आप बोलोगे मैम इससे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, पर इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है और आराम से इस कार्बन के ऊपर इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके इस कार्बन पे अटैक कर सकते हैं और यहाँ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, मैं कह रही हूँ रिएक्शन होगी नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, रिएक्शन हो सकती है, या ऐसा कोई भी और कंपाउंड आप लेके आए, ये पिरिडीन आराम से उसके साथ में ये नाइट्रोजन के लोन पेयर उस पर अटैक करेंगे और ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन एनिलीन के केस में क्या है ना, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा रिएक्शन करने के लिए। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर चले जाते हैं रेजोनेंस में। ठीक है, इस तरीके से करके ये रिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया N, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड हो ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिस तरफ हम बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हैं ना, जहां एरो का हेड आता है ये वाला, उधर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब आप इसको फिर से घुमाइए, ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक कीजिए, इस बार इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ। आई होप आप लोगों ने रेजोनेंस आई एम श्योर क्लास में पढ़ा होगा।
ये एज इट इज रहेगा, ये हाइड्रोजन इधर, देन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ये वाला बॉन्ड तो हमने, ये वाला इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये फिर से शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, देन हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। बाकी सब सेम हो रहा है, बस बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। जो जो मैं बॉन्ड, जो ये एरो ऐसे लगा रही हूँ, ये वाला, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए है, ये वाला लगा रही हूँ चार्ज को ले जाके बॉन्ड बनाने के लिए है, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, अभी ये इधर बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड फाइनली टूट जाएगा, और लास्टली आपका फिर से एनिलीन बन के आ गया। मैंने बीच में ये दिखा दिया, इस सर्कल का मतलब होता है रेजोनेंस हो गया, ठीक है। ये वापस बन के आ गया, ये होता है पूरा रेजोनेंस इस तरीके से इसके अंदर। तो मैं यहाँ से आपको ये बता, आपको रेजोनेंस याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं नहीं बोल रहा आपको रेजोनेंस यहाँ पे रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो एनिलीन में जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस रेजोनेंस में चले जाते हैं, इस रिंग के अंदर घूमते हैं, ठीक है, इस बेंजीन रिंग के अंदर घूमते रहते हैं। तो बहुत आसानी से इस एनिलीन के नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर पाना किसी भी और कंपाउंड का थोड़ा मुश्किल है कंपैरेटिवली इस पिरिडीन के, क्योंकि इस पिरिडीन के अंदर क्या है, ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर्स हैं ये रेजोनेंस नहीं करेंगे अंदर जाके उतना तेजी से, और ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी रिएक्शन में जाने के लिए। इसलिए पिरिडीन जो है वो ज्यादा बेसिक होता है कंपैरेटिवली एनिलीन के, और ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसी कारण से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following heterocycles is most aromatic in nature? आपसे एरोमेटिक कैरेक्टर पूछ रहा है, किसका सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है थायोफीन। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको दोनों लगभग लगभग सेम तरह से, लेकिन वो देने का तरीका क्वेश्चन एग्जामिनर अलग तरीके से रख देता है, तो इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन अलग अलग बनाए हैं। तो पहले हम ये समझेंगे मैंने इसमें आंसर थायोफीन क्यों लगाया, और थायोफीन होता क्या है, कैसा दिखता है। देखिए, थायोफीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग होती है, उसमें सल्फर लगा रहता है, ठीक है, और ऐसे इधर ये बॉन्ड्स, इसको बोलते हैं थायोफीन। थाया वर्ड का मतलब ही होता है सल्फर, और फीन यानी ये 5 मेंबर्ड रिंग, इसलिए इसको बोलते हैं थायोफीन, ठीक है। सल्फर के पास मैंने आपको बोला अभी, जैसे ऑक्सीजन मैंने बोला, नाइट्रोजन बोला, पीछे आपको दिखाया भी, उसके पास लोन पेयर होते हैं, वैसे ही सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, और उसके पास एक नहीं, दो दो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हर एक, मैंने आपको एक चीज बोलती हूँ, हर एक क्या एटम जो है वो कोशिश क्या करता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो तभी स्टेबल स्टेट में रहता है, वो खुश रहता है। स्टेबल स्टेट में रहना मतलब समझ लीजिए वो खुश रहता है उस स्टेट में, ठीक है। तो उसको चाहिए कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन उसके या तो बॉन्ड बना ले, कहीं ना कहीं से उसके किसी और से बॉन्डिंग करके, या फिर कैसे लोन पेयर की तरह पड़े रहे, बट ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, इधर सल्फर इधर से एक ये बॉन्ड बना रहा है, एक इधर बॉन्ड बना रहा है, तो एक एक इस बॉन्ड के इधर, एक इधर, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और दो इधर हो गए, 4 तो यही हो गए, बच्चे वे कहाँ जाएंगे, उसके ऊपर ऐसे लग गए, इसलिए हम इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जो लोन पेयर वो कहलाता है जो कि बॉन्डिंग नहीं कर रहा, बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है। अभी थायोफीन क्यों ज्यादा एरोमेटिक है नेचर में, उसका रीजन बताती हूँ। देखिए, थायोफीन की जो सल्फर है इसमें, ये सारा कुछ सल्फर पे डिपेंड करता है। सल्फर जो है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। जरा पायरोल का स्ट्रक्चर और देख लीजिए इसी बात पे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। पायरोल में क्या होता है, ऐसे NH लगा रहता है, ऐसी 5 मेंबर्ड रिंग होगी उसमें ऐसे NH लगा रहेगा, ठीक है। फ्यूरान क्या होता है, फ्यूरान ऐसा होता है, इधर ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं फ्यूरान। फ्यूरान में इस 5 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन लगा रहता है, पायरोल में इस 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन लगा होता है, और थायोफीन है तो सल्फर लगा में इलेक्ट्रॉन्स का पता ही है आपको, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, और एक नहीं दो दो होते हैं,
एक इधर, जैसे सल्फर के पास है वैसे ही। लेकिन ये मत समझिए कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख गया तो मतलब वो ज्यादा रिएक्शन कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडाफर चलता है सबसे ज्यादा। अब पांचों के तो मतलब तीनों स्ट्रक्चर में देखो अगर आप लोग, तो यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी, तीनों के अंदर ऐसी 5 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है, सेम तरह के बॉन्ड है। तो मतलब बची हुई रिंग से तो हमें मतलब ही नहीं है। अभी हम ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ आएगा, जो चेंज है। चेंज क्या है, इसके रिंग के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन, इस रिंग में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, और इस रिंग में प्रेजेंट है सल्फर। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके की होती है वो समझिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, ठीक, उससे कम होता है नाइट्रोजन, और सबसे कम होता है सल्फर। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन उससे कम, सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की उसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना ज्यादा चाहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही ये होता है कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा खींचना पसंद करेगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। और नाइट्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। और सल्फर जो है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये समझिए कि जो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा? जो लेने की टेंडेंसी इतना रख रहा है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा तो नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन के पास जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख भी रहे हैं ना, ये मैंने इधर बनाए, इधर भी दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर, इधर एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर नीचे रहा। वो इतनी आसानी से वो देता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या टेंडेंसी है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है, देगा नहीं इजीली। तो इस वजह से क्या होता है, वो रेजोनेंस में इस रिंग के अंदर, ये रेजोनेंस जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, रेजोनेंस हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस रिंग के अंदर ये बॉन्ड जो है ना, घूम पाना मुश्किल होता है थोड़ा, उतना आसानी से नहीं होता है। तो सबसे कम जो है, इसलिए ये फ्यूरान जो है सबसे कम एरोमेटिक नेचर का होता है। अब पायरोल की बात करें, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है और घूम जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन ये बॉन्ड स्ट्रिंग के अंदर ऐसे करके थोड़ा बहुत, मतलब इन दोनों के बीच में आप इसे कह सकते हैं। सल्फर के केस में क्या है, बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से इस तरह से रिंग में रेजोनेट कर सकते हैं, इस तरह घूम सकते हैं, और अब फर्दर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है वो उतना ही ज्यादा एरोमेटिक नेचर का होता है। इसलिए थायोफीन बहुत एरोमेटिक है इन सब में, इन सारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा एरोमेटिक थायोफीन होता है। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैंने आपको बोला यहाँ पे एरोमेटिसिटी का ऑर्डर पूछा है, तो इसमें कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी? ऑप्शन है इसका ए करेक्ट, थायोफीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा, पायरोल उससे कम, फ्यूरान सबसे कम। कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, थायोफीन इस तरह दिखता है, ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा, पायरोल ऐसा दिखता है, ये उससे कम एरोमेटिक होगा, और फ्यूरान जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये सबसे कम एरोमेटिक होगा। सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन? थायोफीन। क्यों? क्योंकि उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं थायोफीन के ऊपर, वो बहुत आसानी से रिंग में देके वो रेजोनेंस कर पाता है और एरोमेटिक कैरेक्टर बना लेता है, ये आराम से दे देगा इस तरह से। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ज्यादा बॉन्ड्स घूमेंगे, और उस वजह से ये ज्यादा रेजोनेंस कर पाएगा, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाएगा, और ज्यादा बना पाएगा, इसके लिए ज्यादा एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑर्डर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर? मतलब एरोमेटिक नहीं है ना, पूछ रहे कि एरोमेटिक कौन सा इनमें से नहीं है। तो देखिए 2,3 डाईहाइड्रोपायरोल, पहले तो पायरोल का स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, ये बोला 2,3 डाईहाइड्रोपायरोल, तो ऐसे बनता है,
पायरोल तो यही है, इधर उधर मैं बॉन्ड बना दूं रिंग के अंदर, लेकिन अब मैं नंबरिंग बताती हूँ आपको। देखिए, इसको 1 देंगे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। वो बोल रहा है 2,3 डाईहाइड्रो, यानी 2 और 3 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यानी इधर पे 2 हाइड्रोजन लगाने बोल रहा है 2 पे, और इस वाले पे 2 हाइड्रोजन लगाने बोल रहा है 3 पे। ठीक है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, इन पे उसने बोला डाईहाइड्रो यानी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। अब आप सोचिए, अगर एक कार्बन पे, ये इधर कार्बन ही तो है, कलर चेंज करके एक मिनट दिखाती हूँ। ये जो है यहाँ पे रिंग के अंदर, ये कार्बन ही तो है, नहीं बना रहे तो कार्बन ही है, हमें पता ही है बॉन्ड तो कार्बन से बनेगा, और किससे बनेगा? जब वहां पे कोई और एटम दिया ही नहीं है तो ऑब्वियस है वो कार्बन ही होगा। अब ये जो अगर कार्बन है, तो अब ये भी समझिए कि उसने बोला कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही होती है, तो वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा तो बना नहीं सकता, है ना। अब इधर उसने एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, बचे हुए उसने कहा 2 हाइड्रोजन लगे हैं उसके ऊपर, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक बॉन्ड इसके साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, हो गए 4 बॉन्ड। ठीक है, तो रिंग के अंदर तो बॉन्ड और आ ही नहीं सकता। ऐसे इधर देखिए, इस कार्बन का भी सेम है, एक हाइड्रोजन के साथ इधर, एक इस हाइड्रोजन के साथ इधर, एक बॉन्ड यहाँ और एक इस वाले कार्बन से बना लिया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है 2,3 डाइहाइड्रोपाइरोल, इसमें ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड नहीं होता है, इस जगह पे रिंग के अंदर बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ इधर ही होगा, 4-5 के बीच में बॉन्ड होगा। इस कारण से जब आप नाइट्रोजन के लोन पेयर को थोड़ा बहुत जो घूमेगा भी इस रिंग के अंदर, फर्दर उसको यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं मिलेगा तोड़ने के लिए। जब इधर कोई बॉन्ड ही नहीं मिलेगा तोड़ने के लिए, तो वो कैसे एरोमेटिक होगा? वो कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा ही नहीं, है ना। ये इसलिए नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है। ठीक, अब देखिए पाइपेरिडीन का स्ट्रक्चर आ जाते हैं। पाइपेरिडीन कैसे दिखता है? पाइपेरिडीन होता है ऐसे, इस तरह से 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन लगा रहता है और नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होता है। पिरिडीन मैंने पीछे दिखाया था आपको, बेंजीन रिंग के अंदर एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दिया तो पिरिडीन बन जाता है। लेकिन पाइपिरिडीन में रिंग के अंदर कोई बॉन्ड नहीं होते, बस एक कार्बन हटा के NH लगाना होता है, इसको बोलते हैं पाइपिरिडीन। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि एक भी बॉन्ड इस रिंग के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो रेजोनेंस किस में होगा, और रेजोनेंस ही नहीं होगा तो क्या घंटा एरोमेटिसिटी होगी नहीं, नेचुरल सी बात है। तो पाइपिरिडीन इसीलिए नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है। नाउ 2,3 डाइहाइड्रो फ्यूरान की बात करते हैं। फ्यूरान का स्ट्रक्चर मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बताया, इस तरीके का होता है, और इसमें दोनों तरफ बॉन्ड होते हैं। लेकिन इधर ये क्या बोल रहा है कि 2,3 डाइहाइड्रो फ्यूरान है, यानी कि इस दूसरी पोजीशन पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, जैसे ऊपर ए वाले में 2,3 डाइहाइड्रोपाइरोल था, वैसे ऐसे इधर भी थर्ड पोजीशन पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं। जब 2 पोजीशन पे भी 2 हाइड्रोजन है, 3 पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड तो अंदर इनके फिर बनेगा ही नहीं कोई। तो अगर पहली बात तो फ्यूरान वैसे ही ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से रेजोनेंस नहीं होता इसके अंदर। थोड़ा बहुत रेजोनेंस अगर हो भी पाता तो अभी यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है कोई इधर इधर में, और तो कहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है ना। इसलिए 2,3 डाइहाइड्रोफ्यूरान जो है वो भी नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है। इस हिसाब से ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों नॉन एरोमेटिक है, एक में भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सिस ट्रांस आइसोमर्स आर, सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, करेक्ट ऑप्शन है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अभी ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस क्या है, क्या बोल रहे हैं? देखिए, आइसोमर्स क्या होता है एक्चुअली, ऐसे कंपाउंड्स, कोई भी दो कंपाउंड का हम कंपैरिजन करते हैं, उसमें कोई दो ऐसे कंपाउंड जिनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, मतलब उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, अगर ऑक्सीजन है, अगर कुछ भी है, सब सेम हो, लेकिन बॉन्ड्स का जो ओरिएंटेशन है, जो फंक्शनल ग्रुप उनके ऊपर लगे हैं, वो अलग अलग तरीके से लगे हों, उनका ओरिएंटेशन अलग हो, कोई अगर ऊपर है दूसरे में नीचे लगाओ, किसी में आगे की तरफ है दूसरे में पीछे की तरफ लगाओ, इस तरह से, तो उनको हम आइसोमर्स कंसीडर करते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बोलते हैं। उनका स्पेटियल अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस ट्रांस के साथ में इसी का एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन है, इसके साथ में एक ये डबल बॉन्ड से इधर कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे एक तरफ यहाँ हाइड्रोजन है, एक तरफ इधर ये CH3 अटैच है,
और इस कार्बन से इधर हाइड्रोजन है और इधर एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, आपके जो भी डाउट है आप लोग क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी क्या, ये मैंने एक बनाया, एक तरफ मैं एक और बना रही हूँ कार्बन, इसके साथ फिर से एक डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच है। इस कार्बन पे एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, इस कार्बन पे यही CH3 उल्टी तरफ लगा हुआ है। इधर एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, इधर एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अभी अब आप देखेंगे ये जो कार्बन कार्बन के जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन की मैं बात करूं, उसमें एक तरफ CH3 ऊपर लगा है, इसमें भी एक तरफ CH3 ऊपर लगा है, दोनों पे CH3 ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, दोनों के हाइड्रोजन नीचे की तरफ लगे हैं, CH3 ऊपर की तरफ लगे हैं, मतलब डबल बॉन्ड के एक ही तरफ दोनों CH3 लगे हुए हैं, एक साइड में दोनों CH3 लगे हुए हैं। तो ये होता है सिस, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, सिस आइसोमर। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसके तरफ आ जाऊं, ये देखिए ये भी C डबल बॉन्ड C है, सेम ही है, कोई अंतर तो है नहीं, दोनों में 4 कार्बन है, आप हाइड्रोजन काउंट करो, कार्बन काउंट करो, सेम है दोनों के, इसमें भी और इसमें भी। पर इसमें CH3 का ये जो CH3 ग्रुप है इधर लगा है और दूसरे कार्बन पे ये यहाँ पे लगा हुआ है, ऑपोजिट है, एक में इधर और दूसरे में इधर। ठीक है, इसको इसलिए बोल देते हैं ट्रांस, ये होता है ट्रांस आइसोमर। ओके, तो अभी सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, ये होते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर हम उन्हीं को बोलते हैं जिनमें इस तरह से जो ये एटम्स का अरेंजमेंट है ना, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए तो उसका जो अरेंजमेंट है ना वो अलग हो, बस बाकी सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए सारे। कार्बन है, जितने कार्बन एक में हो दूसरे में उतने ही हो, जितने हाइड्रोजन पहले वाले में दूसरे में उतने हो, ऑक्सीजन है तो सेम हो, सब एटम सेम नंबर के होने चाहिए, बट अरेंजमेंट अलग अलग हो। इसमें जैसे दोनों CH3 एक तरफ लगे हैं, इसमें अपोजिट की तरफ लग जाते हैं, ऐसा। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमर का एग्जांपल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एनांशियोमर्स आर, एनांशियोमर क्या होते हैं, देखिए एक लाइन है, हम बहुत जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे, ये लाइन आपको हमेशा से पता होनी चाहिए। एनांशियोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं एक दूसरे की। They are non-superimposable molecule that form mirror images of each other. D option is correct option. रटवा नहीं रही हूँ, समझाती हूँ, देखिए कैसे इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये, सुपर इम्पोज होता है बच्चों, जैसे आपका एक हाथ है, सपोज आप अपना हाथ कभी मिरर पे लगा के शीशे में रख के देखिए, आपका हाथ आपको अपनी तरफ जो दिखेगा, अपनी साइड में दिखेगा, वो अलग तरीके का है, अंदर आप देखेंगे मिरर के वो दूसरा दिख रहा है। ठीक है, अगर आप अपने दोनों हाथों को लेके एक दूसरे के ऊपर ऐसे आप हाथ जोड़ते हैं, जैसे तो हाथ जोड़ेंगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकता है, पर आप जैसे का तैसे उठा के हाथ अगर अपना दूसरे हाथ पे रखते हैं तो क्या वो एक दूसरे से ओवरलैप होगा, नहीं होता है ना। आपका हाथ का जो पिछला हिस्सा है एक हाथ का, वो आपके दूसरे हाथ के अगले हिस्से पे रखा जाता है। अगर आप खुद ही अभी एक्सपेरिमेंट करके देखें क्लास में बैठे बैठे, तो सोचिए एक हाथ उठा के दूसरे हाथ पे ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है, सीधा सीधा जैसे उठाए वैसे का वैसे, तो क्या वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, वो नहीं हो रहा है ना। एक तरफ का अंगूठा दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरे हाथ का अंगूठा दूसरी तरफ जा रहा है, इस वजह से ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना। तो मिरर और लेकिन अगर आप मिरर में देखोगे, एक हाथ को रख के देखो, तो वो मिरर इमेज तो सामने सामने दिखेगी, आपको दिखेगा कि हाँ भाई सामने मिरर इमेज एग्जैक्टली वही दिख रही है जो आपके इधर दिख रही है, बट क्या वो सुपर इम्पोज हो पा रहा है, नहीं हो पाता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एनांशियोमर्स बोलते हैं। अभी एग्जांपल आपको यहाँ दिखाती हूँ, जैसे सपोज मेरे पास एक कार्बन है, इस पे 4 कोई ग्रुप लगे हुए हैं, मान लीजिए एक तरफ ये ग्रुप लगा है Cl क्लोरीन, ठीक है, इधर में एक ग्रुप मैं लगा देती हूँ CH3 सपोज, ठीक, यहाँ पे मैंने ये ऐसे वाला बॉन्ड जो होता है, ये होता है अबव द प्लेन वाला बॉन्ड, ये वाला वेज बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, मतलब ये वाला जो ग्रुप होगा ना, ये प्लेन के ऊपर होगा। अब आपको प्लेन के ऊपर तो नहीं दिखा सकते ना, 3D में तो नहीं दिखा सकते, तो इसलिए ऐसे बना देते हैं। मान लो इस पे लगा है फ्लोरीन, और एक ये वाला जो बॉन्ड है डैश 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 करके लगाते हैं, ये वाला बॉन्ड कहलाता है बिलो द प्लेन, मतलब ये प्लेन के अंदर होगा।
अब पेपर के अंदर तो आप बॉन्ड नहीं बना सकते ना अंदर की तरफ दिखा के, तो इसलिए डैश 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 फॉर्म में दिखा देते हैं। तो मान लीजिए इस पे लगा हुआ है ब्रोमीन, सपोज आपके पास में एक ऐसा कोई कंपाउंड है, बीच में यहाँ पे ये लगा दे रही हूँ मैं मिरर, ये आपका हो गया मिरर, ठीक। और इधर सेम कंपाउंड मैं बनाऊंगी, एकदम सेम, ठीक है। दोनों एक दूसरे मिरर कैसे, मिरर में इमेज कैसे दिखेगी, मान लो ये मिरर है, इसको शीशा अज्यूम करो, ये जो बीच में मैंने बनाया है, तो ये इमेज मिरर में कैसी दिखेगी, ये CH3 इधर दिखेगा, है ना। और ये जो फ्लोरीन है ये कुछ इस तरीके से ऐसे दिखेगा, और ये जो ब्रोमीन है ये ऐसे पीछे की तरफ चले जाएगा। मिरर में आप देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, राइट। लेकिन क्या, अब आप देखो मिरर में तो दोनों सेम दिख रहे हैं, CH3, ये CH3 इधर है, इसमें भी CH3 इधर है, कार्बन पे लगा है, इसका Cl ऊपर है, इसका भी Cl ऊपर है, फ्लोरीन इधर है तो इसका फ्लोरीन इधर है, इसका ब्रोमीन पीछे की तरफ जा रहा है तो इसका भी पीछे की तरफ जा रहा है। मिरर में दोनों सेम दिख रहे हैं, पर अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे ही उठा के इसके ऊपर रख दो, तो क्या, सीधा सीधा उठा के रखना है, तो क्या वो ओवरलैप करेगा, क्या होगा जब आप इसके ऊपर उठा के रखोगे, तो ये CH3 जो है ना इस ब्रोमीन के ऊपर आके लग जाएगा, और ये जो ब्रोमीन है वो इस वाले CH3 के ऊपर लग जाएगा। फ्लोरीन, हाँ बेशक एक फ्लोरीन इधर जा रहा है, बट दूसरा वाला क्या है, थोड़ा इधर की तरफ चले जाएगा। क्लोरीन जरूर ओवरलैप कर सकता है, बचे हुए तो कोई भी ग्रुप ओवरलैप नहीं कर रहा ना, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा ना एक दूसरे को, तो ये इनैंशोमर्स कहलाते हैं इस तरह के कंपाउंड, जो मिरर में तो एक दूसरे के ऐसे लग रहे हैं, हाँ मिरर इमेज है, देखने में साफ दिख रहा है, बट सुपर इम्पोज एक दूसरे को ना कर पाए, अगर आप उठा के एक दूसरे के ऊपर उनको रखो, उनको हम इनैंशोमर्स कहते हैं, ठीक है। ये इनैंशोमर की बेसिक सी डेफिनेशन होती है, उसको मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फॉर जनरलाइज स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक आपको बड़ी सी ऐसे कंपाउंड यहाँ दिख रहा है, देयर एग्जिस्ट व्हाट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, पूछा है कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। पहले इस कंपाउंड को थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके बना लेते हैं तो समझाने में आसानी हो जाती है, और ये इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं। जैसे इधर दिया है CH2, हमेशा बनाना शुरुआत करेंगे, कभी भी आपको कोई रिंग दिखती है तो बेंजीन रिंग से बनाना शुरू करते हैं किसी कंपाउंड को। सपोज सिंपल कार्बन चेन दिखती है तो कार्बन सबसे पहले बनाते हैं, बाकी और सब बाद में, क्योंकि कार्बन से ही सब जुड़ा होता है, राइट। तो इधर हम कार्बन पे, इधर एक H2 है ना ये वाला, तो हम यहाँ पे ये CH2 बना देते हैं, इससे एक तरफ लगा ये वाला ब्रोमीन, तो मैं इधर ये ब्रोमीन अटैच कर दी, ठीक है, ये बॉन्ड हो गया इधर। अगला ये CH है फिर, तो इस कार्बन से मैंने यहाँ पे एक C, इधर H बना दिया, और इसी के ऊपर ये Cl भी लगा हुआ है, ब्रैकेट में Cl है, मतलब इसी कार्बन से लगा हुआ है ये Cl, तो ये इस कार्बन पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आगे एक और कार्बन है, उस पर 2 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, CH2 है तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, आगे फिर से एक CH है, तो ये कार्बन, उस पर एक हाइड्रोजन, और ब्रैकेट में क्या दिया है इधर, फिर से एक Cl दिया है, तो इस Cl को इसी कार्बन पे लगाएंगे, ठीक। आगे दिया है CH2, तो फिर ये कार्बन, उस पे एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, और बचा एक ब्रोमीन, वो इधर लग गया, ऐसा Br, ठीक। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, खोल के बना दिया मैंने इसके स्ट्रक्चर को, कुछ नहीं किया, बस खोल के बनाया, आसानी हो जाती है उसको बताने में फिर, इसलिए। अब देखिए, आपसे पूछा है कितने नंबर ऑफ स्टीरियो सॉरी, कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसके होंगे, ये पूछा है। स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे n जो है, n होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, n क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर समझना पड़ेगा कि कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, n हो गया नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, ठीक है। अब कायरल सेंटर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कायरल सेंटर कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, वो कायरल सेंटर कहलाता है, ठीक है। सिर्फ कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, और कोई कायरल सेंटर नहीं होता है, कार्बन के लिए ही कायरल सेंटर वर्ड यूज किया गया है। ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, मान लो एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, एक तरफ ब्रोमीन लगा दिया, इधर मैंने कोई CH3 लगा दिया,
और इधर मैंने कोई Cl लगा दिया। ऐसे कोई भी 4 अलग-अलग तरह के ग्रुप होने चाहिए। किसी कार्बन पे अगर 4 डिफरेंट तरीके के ग्रुप लगे हों, उसको हम कायरल सेंटर बोलेंगे। वो कायरल कार्बन कहलाता है, ठीक है? तो N हो गया नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अब आपको इस कंपाउंड में बस इतना ही करना है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर ढूँढने हैं कितने हैं। अब आप देखो पहला कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, 2 तो हाइड्रोजन हो गए, तो ये तो कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हो गए, पॉसिबल नहीं है, इसको कैंसिल करते हैं। दूसरा कार्बन देखिए, इस कार्बन पे इधर हाइड्रोजन है, नीचे Cl है, इधर की तरफ क्या है ये पूरा, ये CH2Br है और इधर की तरफ ये पूरी बड़ी सी रिंग है जिसमें CH ये वाला पूरी रिंग आ जा रही है, राइट? तो यानी कि ये तो कायरल सेंटर हुआ, तो इसको स्टार मार्क कर देंगे। एक कायरल सेंटर ये हो गया। अब ये वाला देखो तीसरा, इस कार्बन पे क्या है, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कायरल सेंटर नहीं होगा। चौथे कार्बन पे देखते हैं, ऊपर है हाइड्रोजन, नीचे है क्लोरीन, इधर में ये पूरी रिंग बची हुई, इधर में ये बची हुआ पूरा कंपाउंड, तो ये कायरल सेंटर होगा, इसलिए इसको भी स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखो, इस पे ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन तो सेम है दोनों के दोनों, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता। कितने हुए, 2 कायरल सेंटर, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों कायरल कार्बन हो गए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 raised to the power n, तो n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर आएंगे, कितने हैं 2, तो 2 raised to the power 2। इतना बेसिक मैथ सब जानते हैं, 2 raised to the power 2 का मतलब क्या होता है, 2 into 2, और 2 into 2 यानी कि 4, तो यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो गए इसके, 4। सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगी, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 4। इसके अंदर इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, 4। बस ये बेसिक से फॉर्मूला से निकल जाता है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ मेनी कायरल स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर दिस कंपाउंड। सी अभी यहाँ पे ये दूसरा कंपाउंड आ गया, इसमें और क्लियर हो जाएगा। बनाते हैं, पहला क्या है CH3, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऊपर बनाते हैं, एक नीचे बना देते हैं। आगे लगा है CH, तो ये कार्बन, उस पे H हाइड्रोजन, और ब्रैकेट में फ्लोरीन दिया, यानी इसी कार्बन से ये फ्लोरीन अटैच होगा ऐसे करके, राइट। आगे फिर से CH, तो इस कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन और ब्रैकेट में अगेन फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन नीचे अटैच हो जाएगा। देन आगे फिर से CH, तो इधर फिर से इधर हाइड्रोजन और दिया है CH3 का होल टॉइस। ये होल टॉइस का मतलब होता है बच्चों कि 2 CH3 है यहाँ पे, एक CH3 इधर है और एक CH3 नीचे बना दिया, ठीक है। ये इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर्मूला वही लगेगा, 2 raised to the power n, क्योंकि क्या निकालने हैं, स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है, कायरल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे, कायरल स्टीरियो आइसोमर पूछे, स्टीरियो सेंटर पूछे, घुमा फिर आके एक ही बात होती है। फॉर्मूला यही लगना है, 2 raised to the power n, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ढंग से बनाना है, 2 raised to the power n फॉर्मूला लगाना है। n है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर ढूंढते हैं। इस कार्बन के ऊपर क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो पहले ही कैंसिल हो गया, हो ही नहीं सकता, सेम ग्रुप है। इस कार्बन पे क्या है, एक ऊपर हाइड्रोजन लगा है, नीचे फ्लोरीन लगा हुआ है, इधर में ये अलग ग्रुप लगा है, इधर में अलग ग्रुप लगा है, यानी ये तो भाई स्टीरियो सेंटर होगा, इसको हमने मार्क कर दिया। ऐसे ये कार्बन देखिए तीसरा वाला, इस पे ऊपर हाइड्रोजन लगा है, नीचे फ्लोरीन लगा है, इधर ये डिफरेंट ग्रुप लगा है और यहाँ पे ये पूरा डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो ये भी कायरल सेंटर होगा। अब इस वाले कार्बन को देखिए, ऊपर हाइड्रोजन है लेकिन नीचे CH3, बट इधर भी तो CH3 है, ये दोनों तो सेम ग्रुप हो गए, है ना, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता, राइट। ये भी पॉसिबल नहीं। कितने हुए, यहाँ पे भी 2 कायरल सेंटर हुए, तो 2 raised to the power कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, 2 कायरल सेंटर है, 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू अगेन 2 into 2 यानी 4, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया D यानी कि 4, ठीक। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक डिफरेंस इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में डिफरेंशिएट अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए, पोलराइज लाइट नाम की चीज होती है, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, PPL, उसको शॉर्ट फॉर्म होती है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो जो कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पीपीएल में पहुंच के जो कंपाउंड्स अपने आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, और जो नहीं बना सकते उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाए उनको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, और जो कंपाउंड इस नहीं रोटेट कर पाते उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में अगर आपको फर्क करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि वो नहीं है, कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं है, उसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास में पोलराइज लाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आप हीट, प्रेशर, टेम्परेचर इन सबसे नहीं जान सकते कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे कि नहीं, या क्या फर्क होगा उसके ऑप्टिकल आइसोमर में। उसके लिए आपको उसके ऊपर पोलराइज लाइट डालनी पड़ेगी, तब आप जान पाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? कौन सा इनमें से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, पिरिडीन, क्लोरोबेंजीन। अब अगर आपको स्ट्रक्चर आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पहले क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो पहली बात, हेट्रो वर्ड है इसमें और एक साइक्लिक वर्ड है। हेट्रो यानी हेट्रो एटम। हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मेनली ये चारों आपके हेट्रो एटम होते हैं। आपको जहां भी दिखेंगे इसके कंपाउंड वो समझिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अगर साइक्लिक यानी रिंग, साइक्लिक मतलब होगा उसके अंदर रिंग। तो अगर रिंग में इनमें से कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाता है, कोई भी एटम दिख जाए, तो समझिए वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। कभी किसी रिंग के अंदर इनमें से कोई भी एटम दिखता है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए बेंजीन कैसे दिखता है। बेंजीन ऐसा, बेंजीन में क्या कोई आपको इनमें से एटम दिख रहा है? इन चारों में से कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, तो बेंजीन तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा, है ना, कोई हेट्रो एटम ही नहीं है तो हेट्रोसाइक्लिक कैसे हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखिए, साइक्लो यानी साइकिल, हेक्सेन यानी सिंपल 6 कार्बन की रिंग, तो ये होगी साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन की रिंग। क्या इसके अंदर कोई भी हेट्रो एटम दिख रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं पिरिडीन पे। पिरिडीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बनाना बताया था। ऐसे नाइट्रोजन, रिंग के अंदर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग में बना देते हैं तो इसको पिरिडीन कहते हैं। तो क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? ऑफ कोर्स है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, ये रहा हेट्रोएटम है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक होगा। तो सी करेक्ट ऑप्शन है। डी क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरोबेंजीन है, मतलब बेंजीन के ऊपर आपका पहली बात तो रिंग के अंदर नहीं लगा है, दूसरा क्लोरीन है वो भी ऊपर लगा रखा है, तो ये तो हेट्रोएटम हो ही नहीं सकता, है ना। क्लोरीन तो पहली बात ऐसे ही हेट्रोएटम नहीं है, और बाकी क्लोरीन लगा भी रिंग के ऊपर रखा है ना, अंदर तो नहीं है रिंग के, तो ये कंपाउंड भी हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो सकता। तो इन तीनों में से कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, एक ही है, वो है पिरिडीन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is an aromatic compound with two rings? अब अगेन आपको वहां यहाँ पे सेम चीज आ जाती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड में कितनी रिंग है। देखिए बेंजीन के अंदर एक ही रिंग होती है, बेंजीन तो सिंपल है, सबसे इजी कंपाउंड पूरी केमिस्ट्री का बेंजीन ही होता है। बना दिया। एनिलीन, इसको बोल देते हैं, बेंजीन पे NH2 लगा दिया तो एनिलीन हो गया। और क्रीसॉल, इसको क्या देते हैं, बेंजीन पे एक तरफ CH3 लगा देते हैं, एक तरफ ये OH, इसको बोलती है क्रीसॉल। ठीक है, अब बचता है नैफ्थलीन। इन सब में तो एक एक रिंग है, ये भी एक रिंग, ये भी एक रिंग, ये भी एक रिंग, बट नैफ्थलीन कैसा होता है, उसमें इस तरह से एक है बेंजीन रिंग और इसी तरह से एक और बेंजीन रिंग ऐसे लगी रहती है, दो बेंजीन रिंग्स होती हैं इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं नैफ्थलीन। ठीक है, तो दो रिंग कौन से कंपाउंड में हुई, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड में, नैफ्थलीन में, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नैफ्थलीन के स्ट्रक्चर में दो रिंग होती हैं, बस बाकी सबके छोड़िए, आपको इतना याद रखना है नैफ्थलीन में दो रिंग पाई जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3 रिंग्स इन इट्स स्ट्रक्चर? अब यहाँ 3 रिंग की बात है, नैफ्थलीन तो अभी बना के दिखाया मैंने, है ना, 2 रिंग होती है उसमें इस तरह से, राइट, तो ये तो हो गया नैफ्थलीन। एंथ्रासीन कैसा होता है? एंथ्रासीन का देखते हैं। एंथ्रासीन होता है बच्चों इस तरह, एक रिंग
फिर ये दूसरी रिंग, उसके बाद ये तीसरी रिंग। तीन तीन रिंग इस तरह से अटैच रहती हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ठीक है। पिरिडीन किसको कहते हैं? पिरिडीन में ऐसे, अभी मैंने आपको बहुत बार बता दिया पिरिडीन का स्ट्रक्चर, अब तक आपको याद भी हो गया होगा। रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन लगा देते तो पिरिडीन। और पाइपराजीन किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग नहीं एक्चुअली, साइक्लोहेक्सेन के अंदर NH लगा देते हैं, अंदर कोई बॉन्ड नहीं होता है इसमें, इसको कहते हैं हम पाइपराजीन रिंग। ठीक है। तो इन सब में से आप खुद ही देख पा रहे होंगे एंथ्रासीन के अंदर 3 रिंग मौजूद हैं, 3 रिंग्स प्रेजेंट हैं, इसलिए एंथ्रासीन करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ 1 अमीनो बेंजीन? अभी आपको पीछे बहुत बार बता चुकी हूँ उसका स्ट्रक्चर में। 1 अमीनो बेंजीन कैसे दिखेगा? बेंजीन बनाइए, ठीक है, ये बना दिया हमने बेंजीन, और उसके ऊपर NH2 ग्रुप, अमीनो यानी अमीन ग्रुप लगाना है, यानी NH2 ग्रुप लगाना है। तो बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया? इसको बोलते हैं हम एनिलीन। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 1 अमीनो बेंजीन का कॉमन नेम होता है एनिलीन। एनिलीन में हम सिंपल बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप लगा देते हैं, उससे बनता है एनिलीन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following does not form a heterocyclic compound? इनमें से कौन सा heterocyclic compound नहीं बनाएगा? मैंने आपको पीछे बोला था कि बच्चों 4 हेट्रो एटम होते हैं, आप हमेशा याद रखेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। इन चारों के अलावा कोई भी एटम अगर आ रहा है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकता। यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये नाइट्रोजन है, तो बचा क्या? ऑड वन आउट, Cl। Cl करेक्ट ऑप्शन है। ये नहीं बना, नॉट पूछा ना, नॉट फॉर्म हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो Cl हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकता क्योंकि वो हेट्रो एटम है ही नहीं। ठीक है। इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। थैंक यू। अब आप लोग अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जिसको भी जो डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस अमो प्रताप, बताइए। हेलो। हाँ अमो प्रताप बताइए, आवाज आ रही है मुझे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये कह रहा था मैम, इतना डिटेल में मत समझाइएगा मैम, कोई शॉर्ट ट्रिक से बता दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम मैम थ्योरेटिकल नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होगा मैम, और क्योंकि देखिए टाइम मैं भी नहीं है समझ हमारे। रही हूँ, बात ये समझिए, देखिए मेरा काम है आपको हर तरह से समझाना ना, क्योंकि बीइंग अ टीचर अगर आपको मैं कह दूं रटने के लिए, तो वो एक टीचर होने के बिना पे बहुत खराब चीज होती है, राइट? तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको जितना कॉन्सेप्ट हो सके मैं समझा रही हूँ, बाकी याद तो नहीं आपने ही मैम, रखना है। आपकी बात ठीक है, बट ऐसा है ना, टाइम का भी तो बाउंडेशन है मैम, कल परसों का दिन जी जी बचा है, जी, लेकिन बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसा देखिए ये क्वेश्चंस, देखिए सुनिए कोई मेरी ऐसा बात। कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ ट्रिक बता दीजिए जिससे हम क्वेश्चन को एकदम पहचान सकें, क्योंकि मैम ये देखिए एक तो तरीके मैंने से आपको बताया, देखिए जैसे सपोज मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्वेश्चन कराए, जी जी हेट्रो, जी तो जी मैंने सबसे पहला ट्रिक क्या बताया? हेट्रो एटम पता होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम तभी पहचानेंगे ना जब हमें हेट्रो एटम पता होगा। तो 4 जी एटम जी के जी। नाम याद रखने हैं, चलिए जी जी मैम जी। NOSP, बस ठीक है NOSP ठीक। या ठीक ठीक PONS, मैम। कैसे भी करके याद रख लो आप लोग। तो अगर आपको ये 4 याद रहे तो आप समझो जिस कंपाउंड के अंदर ये चारों में से कोई एटम है वो हेट्रोसाइक्लिक है, और अगर नहीं होगा तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा। सबसे अच्छी ट्रिक, राइट? क्योंकि इसी तरह क्योंकि से मैम हाँ, क्योंकि इस समय मैम माइंड में सिर्फ यही चल रहा है, जितनी जल्दी भी हो सके, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें एक तरीके से हमें ये आना चाहिए, हम एग्जाम मतलब एग्जाम में ऑप्शन पहचाने कैसे। अब वहां पे हमें कोई रिंग विंग तो मिलेगी नहीं जिससे कि हम कॉन्सेप्ट लगा के पहचान लें। देखिए मैं तो आपको समझ रही हूँ, बात ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा काम आपको पूरे समझा के चलना जरूरी है ना, आंसर्स तो हम आपको दे ही देंगे अल्टीमेटली, है ना? जी मैम अब जी। देखिए आपने, जैसे आपको चाहिए कि मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं या कोई ट्रिक बता दूं, कुछ स्टूडेंट है जिनको कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैं, मुझे तो सबके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, मतलब डायरेक्ट आंसर बता दो, ऐसा ऐसा नहीं, कोई ऐसा ट्रिक होती हो जिसे जिसे मैच करके हम उस ऑप्शन को पहचान सकें। ऐसा तो नहीं हो सकता डायरेक्ट ट्रिक बता दो हमें भी लग रहा है। देखिए जब मैं क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ तो आपने देखा होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप गलत ऑप्शन निकाल देना पहले कि ये क्यों गलत है, तो उससे जी फिर जी जी। सही वाला निकाल पाना बहुत आसान हो जाता है। जी समझ रही जी हैं? मैम। जी जी जी। ठीक है।
और बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दी जाएगी, तो आप उससे देख ही सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक मैम, ठीक। ओके। हेलो, हाँ जी सर। सर क्लास चल रही थी, अभी डाउट सेशन चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, पता नहीं सर क्यों नहीं हो रहा, डाउट सेशन चल रहा है। ओके, सुशील बताइए। हेलो सुशील बोलिए। जी मैम नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हो रहा था कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में, इसीलिए मैंने कॉल आपसे किया है। ओके ओके, देखिए एरोमेटिक में मैंने आपको बहुत सही तरीका बताया। रिंग के अंदर अगर बहुत सारे बॉन्ड दिख जाए ना, जी 6 मेंबर की रिंग है, 6 कार्बन वाली, 3 जी बॉन्ड दिख जाए, और अगर मान लीजिए 5 कार्बन वाली रिंग है या 5 बॉन्ड वाली रिंग है, उसके जी अंदर आपको 2 बॉन्ड दिख जाए, तो समझ जाइए कि वो एरोमेटिक है। मान लीजिए उसके अंदर आपको एक ही बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, और जी 6 मेंबर वाली रिंग में कोई 2 ही दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो समझिए वो नॉन एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक नहीं रही फिर। ठीक है, ये जी सबसे सही तरीका है, मतलब बेस्ट ट्रिक है जानने की। जी मैम, ये तो कंफ्यूजन में थे थोड़ा सा। हाँ वही, उस यही एक तरीका है सबसे अच्छा जानने का। अगर आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, हर एक जी कार्बन के बाद एक एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड होना चाहिए, अगर है तो वो एरोमेटिक है, अगर नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं है। जी मैम। ठीक है, ओके सुशील। हाँ जी मनी, बताइए। मनी बोलिए। जी बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था, कायरल कार्बन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ओके सी, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करने की। इधर देखो, मैंने यहाँ पे बताया भी है। सी, कायरल कार्बन के लिए सबसे सही एक ही तरीका है। आप देखो कार्बन, कार्बन पे लगे हुए ग्रुप देखो, अगर एक कार्बन पे अलग अलग तरीके के ग्रुप लगे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, मान लो ऐसे Cl लग गया, एक CH3 लग गया, एक तरफ H लग गया, एक तरफ Br लग गया, या इधर मान लो Cl नहीं है, यहाँ पे CH2 है, फिर CH3 है, ऐसे करके बड़ी सी कोई रिंग लग गई, कुछ भी ऐसा, तो इस कार्बन पे तो 4 अलग अलग तरह के ग्रुप ही लगे हैं ना चारों तरफ। एक तरफ CH2 है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ Br है, एक तरफ H है, तो कुल मिला के ये कार्बन कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, एक कोई भी कार्बन जिसपे 4 अलग अलग तरह के ग्रुप लगे होते हैं उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। किसी और स्टूडेंट को कुछ डाउट है? क्लास एंड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं हो तो। ओके, अनिल कुमार कुछ कह रहे हैं। हाँ अनिल बताइए। बोलिए अनिल। अनिल आपकी आवाज नहीं आ रही है, बताइए। हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, बताइए। मैम जरा सा 12 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, समझा दीजिए। ओके ओके, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स में से फर्क करना है तो कौन सा बेहतर तरीका है। तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स में अगर आपको फर्क करना है तो आप वो ऑप्टिकल आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, वरना नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तभी माना जाता है जब वो प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल को रोटेट कर सके, घुमा सके। ठीक है, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, वरना नहीं। तो ऑप्टिकल आइसोमर में अगर फर्क करना है तो हीट देके, टेम्परेचर देके या प्रेशर लगा के नहीं कर सकते, उसके लिए पोलराइज लाइट उस पर डालनी पड़ेगी, और वो अगर रोटेट कर पा रहा है तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, और वरना नहीं। ये तरीका होता है पहचानने का। यस ठीक मैम, है, यस। नाउ क्वेश्चन 14 आपने कहा है ना, 14 बोल रहे थे आप। कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट है, पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। बेंजीन, एनिलीन, क्रीसॉल, तीनों में एक एक ही रिंग है।
है ना। तीनों के अंदर एक एक रिंग पर मैंने बना के भी दिखाई है। नैफ्थलीन के अंदर 2 रिंग्स होती हैं, ऐसे 2 बेंजीन रिंग आपस में से चिपक के रहती हैं तो उसको हम नैफ्थलीन बोलते हैं। यस और मैम। जब 3 रिंग आपस में चिपक जाती है तो एंथ्रासीन हो जाता है। ठीक है, यस जी। इस तरीके से पहचान सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, ओके। कोई और डाउट है किसी को? चलिए तो फिर क्लास एंड कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।